अब हम दो परिनालिकाओं के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने दो परिनालिकाएं ली हैं। उसमें खास ये है कि दोनों परिनालिकाएं एक ही आधार पर लपेटकर बनाई गई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक ही बेलन है, बेलनाकार नली है जो कि विद्युत रोधी है और इसमें दो परिनालिकाएं लपेटी हुई हैं। हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों परिनालिकाएं कैसी है, समाक्षी हैं, क्योंकि वो एक ही आधार पर लपेटी गई हैं। अब इन दोनों परिनालिकाओं को हम दो नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं S1 जो कि नीचे की ओर दिख रही है जिसके तार, और जो ऊपर की ओर तार दिख रहे हैं इसको हम दे देते हैं S2 नाम, क्योंकि अंग्रेजी में हम परिनालिका को सोलेनाइड कहते हैं, इसलिए हमने इन्हें चिन्हित किया है S1 और S2 से। इन दोनों परिनालिकाओं की लंबाई एक ही है, ये देख सकते हैं हम लोग, इसकी लंबाई L लिए हमने, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमने लिया है A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब यदि हम परिनालिका के एक एक फेरों को देखें तो उसकी जो फेरे का क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिया है A। अब इन परिनालिकाओं को, जिसको हमने S1 और S2 से दर्शाया है, इन दोनों में फेरों की संख्या देखते हैं। यहाँ पर S1 में फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या हम N1 लेते हैं, कैपिटल N1 से दर्शा रहे हैं, ये कुल फेरों की संख्या, और S2 में कुल फेरों की संख्या हम कैपिटल N2 से दर्शा रहे हैं। यदि हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लेते हैं तो उसे हम दर्शाएंगे N1 स्मॉल लेटर S1 परिनालिका के लिए और N2 S2 परिनालिका के लिए। यह हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लेते हैं तो स्मॉल लेटर N से दर्शा रहे हैं। तो N1 बराबर होगा N1 अपॉन L और N2 बराबर होगा N2 अपॉन L। यहाँ दोनों की लंबाई सेम है, दोनों को हमने L ही लिया है। अब यदि हम देखें यहाँ पर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक परिनालिका में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। अब एक परिनालिका में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चूँकि ये बड़ी नालिका इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक लंबी है तो ये एक आदर्श परिनालिका हुई, और एक आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो इसलिए हम यदि पहली वाली परिनालिका यानी S1 में I1 धारा को प्रवाहित करते हैं तो उससे जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स, मतलब उसके केंद्र में जो चुंबकीय फ्लक्स, उसके केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम किससे दर्शाएंगे, उसको हम दर्शाएंगे B1 से। और यही चुंबकीय क्षेत्र दूसरी परिनालिका से भी जुड़ा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों परिनालिका एक ही आधार पर लपेटी गई हैं। एक ही बेलनाकार विद्युत रोधी नली है जिस पर ये लपेटी गई हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र S1 का है वही S2 से भी जुड़ा होगा। तो हम देखते हैं जो B1 होगा, मतलब पहली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसको हम दर्शाएंगे इस सूत्र से, B1 बराबर म्यू नॉट N1 I1। जहाँ म्यू नॉट क्या है, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर अभी हमने इस परिनालिका के अंदर कुछ नहीं लिया है, यहाँ पर कोई भी पदार्थ हमने नहीं लिए है, तो यहाँ पर निर्वात है इसलिए हमने यहाँ पर म्यू नॉट लिया है। यदि हम इसके अंदर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे का क्रोड रखते तो उसकी चुंबकशीलता भी हम यहाँ पर लेते। इसको हम आगे स्टेप में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि ये निर्वात है, इसलिए हमने लिखा B1 बराबर म्यू नॉट N1 I1, जहाँ N1 क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यदि मैं कुल फेरों की संख्या लिखूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट कैपिटल N1 लिखेंगे अपॉन L इंटू I1, जहाँ N1 कुल फेरों की संख्या है पहली वाली परिनालिका में यानी कि S1 परिनालिका में। अब यही चुंबकीय क्षेत्र तो दूसरी वाली परिनालिका के लिए भी है, तो दूसरी परिनालिका से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा ये हम ज्ञात करते हैं। इसको हम लेंगे phi2 से, क्योंकि दूसरी परिनालिका का फ्लक्स है इसलिए हम इसको दर्शाएंगे phi2 से, और इसमें फेरे N2 हैं। तो अगर एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स
कितना होगा, phi2 बराबर, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हुआ B1 और क्षेत्रफल हुआ A, तो phi2 बराबर लिखेंगे B1 इंटू A। अब हम B1 का मान रख देते हैं। B1 बराबर हमको प्राप्त हुआ था म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A। अब यदि अन्योन्य प्रेरकत्व निकालें, अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर होता है phi2 अपॉन I1, जहाँ phi2 दूसरी परिनालिका से जुड़ा फ्लक्स है और I1 पहली परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा है। यदि दूसरी परिनालिका में फेरों की संख्या N2 है तो यहाँ पर हम फ्लक्स बंधता की संख्या लेंगे, यानी हम लेंगे M21 बराबर N2 phi2 अपॉन I1। N2 phi2 ये है दूसरी परिनालिका से जुड़ा फ्लक्स बंधता की संख्या। यह M21 क्या है, M21 जो है वो S1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व है S2 का, क्योंकि दूसरी परिनालिका में प्रेरण हो रहा है और उस अन्योन्य प्रेरण के कारण उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M21, जिसका मतलब होता है हम किसका प्रेरकत्व ज्ञात कर रहे हैं, दूसरी कुंडली का। अन्योन्य प्रेरकत्व यहाँ पर दूसरी कुंडली का है और किसके सापेक्ष है, वो पहली कुंडली के, वो पहली परिनालिका के सापेक्ष है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे M21 बराबर N2 phi2 अपॉन I1। अब मान रख देते हैं हम यहाँ पर, phi2 का मान हमने निकाला है तो हो जाएगा N2 अपॉन I1। phi2 का मान रखेंगे हम म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A। अब इस फॉर्मूले में हम देखें, न्यूमरेटर में भी I1 है, डिनोमिनेटर में भी I1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, M21 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये है दूसरी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व पहली परिनालिका के सापेक्ष। अब हम दूसरी परिनालिका से जुड़ा अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ज्ञात करेंगे पहली वाली परिनालिका के सापेक्ष। मतलब अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमें दूसरी वाली परिनालिका में धारा को प्रवाहित करना पड़ेगा और उसके कारण उसका अन्योन्य प्रेरण होगा पहली वाली परिनालिका में और उसका हमको अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो हम दूसरी परिनालिका में जो धारा को प्रवाहित कर रहे हैं इसे हम दर्शाते हैं I2 से। बाकी सारा चीज़ तो पहले ही जैसे है, लंबाई वही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही है, पहले वाली परिनालिका में फेरों की संख्या N1 है, दूसरे वाले में N2 है, बाकी सब चीज़ सेम है। बस हमने क्या किया है, यहाँ पर धारा जो है वो दूसरी परिनालिका में प्रवाहित कर रहे हैं और पहली वाली परिनालिका में अपने आप ही प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, मतलब वहाँ पर अन्योन्य प्रेरण होगा। अब यदि दूसरी परिनालिका में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो आधार तो दोनों के सेम है, तो इस आधार पर मतलब इसके क्रोड में हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाएंगे B2 से। पहले वाले में हमने दर्शाया था B1 से, क्योंकि वो S1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, S2 के कारण, जिसमें कि I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाएंगे B2 से और इसके लिए फिर B2 का फॉर्मूला हो जाएगा B2 बराबर म्यू नॉट N2 I2, जहाँ N2 प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। कौन सी वाली परिनालिका में, दूसरी वाली यानी कि S2 में। अब मैं इसमें कुल फेरों की संख्या के आधार पर सूत्र लिखूं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होती है। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहली वाली परिनालिका से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, पहले हम एक फेरे से जुड़ा फ्लक्स निकालते हैं। एक फेरे से जुड़ा फ्लक्स होगा phi1 बराबर B2 इंटू A, जहाँ A उस फेरे का क्षेत्रफल है और B2
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब phi1 बराबर कितना हो जाएगा? phi1 बराबर हो जाएगा, B2 का मान रखेंगे म्यू नॉट N2I2 अपॉन L इंटू A। हमने B2 का मान यहाँ पर रख दिया। अब जो सूत्र है अन्योन्य प्रेरकत्व का, उसके आधार पर हमको अन्योन्य प्रेरकत्व किसका ज्ञात करना है? पहली वाली कुंडली का। किसके सापेक्ष? दूसरी वाली कुंडली के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे M12, पहली वाली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी वाली के सापेक्ष, बराबर N1 phi1 अपॉन I2। यहाँ पर N1 पहले वाली परिनालिका में कुल फेरों की संख्या है। तो अभी हम लोगों को N1 इंटू phi1 इसलिए लिखने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हम कुल फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि हम फ्लक्स बंधता की संख्या लिखेंगे। जो phi1 था वो तो एक फेरे से जुड़ा फ्लक्स था, अब कुल निकालना है तो उसको हमको N1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितने फेरे हैं उतने संख्या से हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पर मान रखते हैं M12 बराबर N1 अपॉन I2 तो है ही है। अब इसमें हम phi1 का मान रखते हैं। phi1 बराबर लिखेंगे म्यू नॉट N2I2 अपॉन L इंटू A। अब यहाँ न्यूमरेटर में भी I2 है और डिनोमिनेटर में भी I2 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो सूत्र बचता है वो होगा M12 बराबर म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। अब यदि हम देखें, जब हमने पहले वाली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात किया था तो फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था M21 बराबर म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। मतलब ये तो वही फॉर्मूला है जो अभी ज्ञात हुआ। मतलब चाहे पहले वाली परिनालिका में धारा को प्रवाहित करें चाहे दूसरे वाली कुंडली में धारा को प्रवाहित करें, मतलब चाहे पहले वाली परिनालिका के सापेक्ष दूसरे का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें या दूसरे वाली परिनालिका के सापेक्ष पहले का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें, इन दोनों का मान सेम होता है। यदि ये दोनों परिनालिका एक ही आधार पर लपेट कर बनाई गई हो और उनकी लंबाई सेम हो, क्षेत्रफल तो सेम होगा ही, तो उस कंडीशन में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान दोनों के लिए दोनों स्थिति में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं M21 बराबर M12। यहाँ पर हमने म्यू नॉट लिया था क्योंकि हमने यहाँ पर निर्वात लिया था। यदि हम इस परिनालिका के क्रोड में कोई नर्म लोहे का क्रोड रख दें, वहाँ पर मतलब कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रख दें जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, तब हम इस सूत्र को कैसे लिखेंगे? अब म्यू12 बराबर म्यू21 है, इसलिए हम 1 और 2 नहीं लिखते। अब हम दोनों के स्थान पर सिर्फ m ही लिख देते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तब उस कंडीशन में m बराबर हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A अपॉन L। और यदि इस क्रोड की चुंबकशीलता, इस माध्यम के इस पदार्थ की चुंबकशीलता हमने म्यू ली है, तब उस कंडीशन में हम लिखेंगे m बराबर म्यू N1 N2 A अपॉन L। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो परिनालिकाओं का अगर हम अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करते हैं तो वो दोनों स्थिति में बराबर होता है, चाहे पहली परिनालिका में धारा प्रवाहित करो चाहे दूसरी परिनालिका में धारा प्रवाहित करो। और ये निर्भर करता है, किस किस बातों पे निर्भर करता है ये? यदि हम सूत्र के अनुसार देखें तो ये निर्भर करता है, म्यू लिखा है हमने मतलब माध्यम की चुंबकशीलता पर। यदि माध्यम की चुंबकशीलता अधिक हुई तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी अधिक होगा। ये निर्भर करता है इस कुंडली के फेरों के क्षेत्रफल पर। जैसा कि हम देख रहे हैं m जो है समानुपाती दिख रहा है a के, मतलब यदि क्षेत्रफल अधिक हुआ, जो हमने क्रोड लिया है उसका क्षेत्रफल अधिक हुआ तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी अधिक होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है L के, यानी कि लंबाई के। तो यदि लंबाई अधिक हुई तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कम होगा और लंबाई कम हुई तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अधिक होगा। अब हम दो वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ज्ञात करेंगे।
इसके लिए हम यहाँ पर दो कुंडलियाँ ले रहे हैं। इन दोनों कुंडलियों को हम नाम दे देते हैं P और S। अब इन दोनों कुंडलियों में हम देख सकते हैं कि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हमको नज़र आ रही हैं। P की त्रिज्या हमने R1 ली है और S की त्रिज्या हमने ली है R2। जो कुंडली P है उसमें फेरों की संख्या N1 है और कुंडली S में फेरों की संख्या N2 है। यदि हम कुंडली P को देखें तो इसका क्षेत्रफल, मतलब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त के रूप में है। इसको हमने लिया A1 और ये वृत्त के रूप में है, इसलिए हम A1 बराबर लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। वैसे ही यदि S का देखें तो इसका क्षेत्रफल हमने लिया है A2 और इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर। अब हम प्राथमिक कुंडली यानी कि P में धारा को प्रवाहित करेंगे। माना कि P में प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो इस कुंडली के केंद्र में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उसकी तीव्रता, इसका सूत्र हम लिख सकते हैं B1 बराबर म्यू नॉट N1 I अपॉन 2R1, जैसा कि उसका सूत्र होता है। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? म्यू नॉट यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच में कुछ नहीं है, हम यह मान के चलते हैं दोनों कुंडलियों के बीच में निर्वात है, इसलिए हमने यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट लिखा है। अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो कुंडली के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान है, मतलब समतल में वो एक समान है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली S के लिए भी हम लेंगे। तो हम कुंडली S से जुड़ा हुआ, प्रत्येक फेरे से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स निकालें तो हम लिखेंगे φ2। S कुंडली है, दूसरी कुंडली है, इसलिए हम इसको 2 से दर्शा देते हैं। तो φ2 बराबर हम लिखेंगे B1 इंटू A2, जहाँ A2 क्या है? वो द्वितीय कुंडली S कुंडली का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का। यहाँ पर हम देखें B1 किसका चुंबकीय क्षेत्र था? पहली वाली कुंडली के बीच में, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये समतल में एक बराबर है, इसलिए B1 हम दूसरी वाली कुंडली के लिए भी लेंगे। तो φ2 बराबर होगा B1 इंटू A2। ये तो एक एक फेरे से जुड़ा फ्लक्स था। यदि हम कुल फ्लक्स निकालते, मतलब इससे दूसरी कुंडली से जुड़ा कुल फ्लक्स निकालते, तो हम उसमें फेरों की संख्या से गुणा भी करेंगे। जैसे हम आगे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालें तो फॉर्मूला होता है M बराबर N2 इंटू φ2 अपॉन I। N2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब कुल फेरों के लिए म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे, तो दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, इसलिए हम φ2 को किससे गुणा करेंगे? N2 से। अब हम यहाँ पर B1 का मान रख देते हैं। B1 का मान यदि हम φ2 में रखें तो फॉर्मूला मिलेगा हमको म्यू नॉट N1 I अपॉन 2R1 इंटू A2। ये किसका फॉर्मूला है? ये φ2 का फॉर्मूला है। तो अब M का फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा? M बराबर हो जाएगा N2 अपॉन I म्यू नॉट N1 I अपॉन 2R1 इंटू A2। यहाँ से I और I कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के I। तो M बराबर हमको मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन 2R1, जहाँ A2 दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल है। तो हम A2 के स्थान पर पाई R2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। वैसे ही यदि हम अगर दूसरी कुंडली में धारा को प्रवाहित करें, मतलब जो S लिखा है उसमें धारा को प्रवाहित करें और उसके सापेक्ष पहली वाली कुंडली से जुड़ा अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M बराबर म्यू नॉट N1 N2। A2 के स्थान पर अब हम लिखेंगे A1, क्योंकि पहली वाली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कर रहे हैं, और नीचे आएगा 2R2। यदि दोनों कुंडलियों का क्षेत्रफल समान हो, क्षेत्रफल कब समान होगा?
जब इन दोनों कुंडलियों की त्रिज्या एक समान होगी। तो हम A1 बराबर A2 बराबर A लिख सकते हैं। वैसे ही R1 बराबर R2 बराबर R लिख सकते हैं। उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा M बराबर μ0 N1 N2 A/2R। यदि इन दोनों कुंडलियों के बीच में अब हम माध्यम लेते हैं या क्रोड लेते हैं जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ का बना हो या फिर नर्म लोहे का बना हो, जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता μr हो, तो इस फॉर्मूले को किस प्रकार लिखा जाएगा? M बराबर μ0 μr N1 N2 A/2R। और यदि म्यू उस माध्यम की चुंबकशीलता हुई तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं M बराबर म्यू N1 N2 A/2R1। और इस सूत्र से हमको स्पष्ट हो रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, वो प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। चाहे धारा पहली वाली कुंडली में प्रवाहित करें कितनी भी, चाहे धारा दूसरी वाली कुंडली में प्रवाहित करें कितनी भी, ये धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है। अब हम देखते हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें केवल एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती हैं। इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती। स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं।